नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा, फिल्म मेकर और फोटोग्राफर। आज आपके साथ फिर उपस्थित हैं दास्तान सीजन 2 में एक और नई कहानी लेके। कहानी शुरू करने से पहले दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और उनके कमेंट्स भी हमें बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है कि आपके इस कंटेंट में ये चीज़ थी, आप इसको इस तरीके से करिए, और हम उसको अप्लाई भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें। और मुझे व्हाट्सएप पे भी और ट्विटर पे भी मैसेज आए थे कि ये चीज़ थी, इसको इम्प्रूव करिए। तो लास्ट एपिसोड की बहुत शिकायत थी जिसमें ये कहा गया कि इस बार डिटेल्ड नहीं थी, फोटोग्राफ्स नहीं थे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। इस समय आप स्क्रीन पे भी स्क्रीनशॉट देख रहे हैं यूट्यूब की जो गाइडलाइन है कि अगर हम इसमें फायर आर्म्स की बात करेंगे या फिर खून खराबे की बात करेंगे या कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक लेंगे जो कि थोड़ा बहुत ही, जैसे कि क्रिमिनल्स का हो गया या फिर मर्डर का हो गया, तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें मार्क करनी पड़ेंगी और उनको बताना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं। और ये जो गाइडलाइन है हमें फॉलो करनी पड़ती है, और उस वजह से जो है हमें बहुत कुछ जो डिटेल्स हैं वो कट करनी पड़ती हैं एडिट के टाइम पे। क्योंकि जब मैं स्टोरी बताता हूँ पूरे फ्लो में बताता हूँ और पूरी डिटेल्स के साथ बताता हूँ, लेकिन बाद में एडिट पे हमें बहुत सारी डिटेल्स कट करनी पड़ती हैं, सिर्फ ये यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से। तो इसके लिए हमारी टीम ने एक सोचा कि क्यों ना हम अपना एक वीडियो ऐप लेके आएँ जिस पे हम वो कंटेंट डालें जो हमारे सब्सक्राइबर डिटेल में देखना चाहते हैं। और उस पे हमारे को, हम अब जब वीडियो डालेंगे तो हम कोई भी फोटोग्राफ्स दिखा सकते हैं, कोई भी कहानी की डिटेल्स हम दे सकते हैं जो चाहिए होती हैं बताने के लिए, या फिर हमारी डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी। तो हमने बहुत सारे वेब डेवलपर्स से बात की, आई मीन ऐप डेवलपर्स से बात की, तो उनका बजट बहुत हाई गया जिससे भी हमने बात की। तो अगर किसी का फ्रेंड जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या उनका खुद का बिजनेस है ऐप डेवलपमेंट का, तो वो हमें संपर्क करें, क्योंकि हम एक ऐप लेके आना चाहते हैं जिसमें हम वो कंटेंट दे सकें जो हम यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं दे पाते हैं। दूसरी तरफ मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी की थी अदनान खगोसी और आप इसकी चंद्रा स्वामी की, प्लस उसमें दाऊद इब्राहिम की भी एक हिस्सा आया था। उसमें मैंने ये बताया था कि $1 मिलियन का जो चेक है वो गिफ्ट किया था अदनान खगोसी को, और मैंने ये कहा था कि आज के टाइम पे उस $1 मिलियन की वर्थ 100 करोड़ होगी। तो कुछ लोगों का कमेंट उस पर आ रहे थे और कि आपको मैथ्स नहीं आती है, आपको कैलकुलेशन नहीं करने आता है, आज की तारीख में $1 मिलियन जो है वो 7 करोड़ रुपए होंगे या 7.5 करोड़ रुपए होंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैंने ये कहा था कि वर्थ, मैंने ये नहीं कहा था कि कैलकुलेशन, कि उनका डॉलर एक्सचेंज रेट आज की तारीख में क्या होगा। वर्थ कहा था। वर्थ से मेरा मतलब ये है कि 90s में अगर आपको किसी ने $1 मिलियन दिया
तो उसको आप घर पे नहीं रखेंगे, उसको आप जो है कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो या तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इतनी मोटी रकम है, हर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो 90s से और 2020 तक, लेट्स से अबाउट इन 30 ईयर्स, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो 100 करोड़ की वर्थ करेगी ही। अगर आपको 2020 में कोई 1 मिलियन दे रहा है, यानी 7.5 करोड़ रुपए दे रहा है, और 2050 में आप उसकी वर्थ रखेंगे, यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे गोल्ड में या कुछ में, तो वो कई सौ मतलब कई करोड़ में उसकी वर्थ गिनी जाएगी। यहाँ पे आप अपने पास 1 मिलियन धर्म घर पे रख के उसको रोज डॉलर के एक्सचेंज में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो मेरे वर्ड्स पे फोकस रहा करें, कैलकुलेशन पे नहीं जाएं। यहाँ की मुझे गलत साबित करने के लिए ये ना कहें कि मेरी मैथ कैलकुलेशन गलत है। मेरी मैथ कैलकुलेशन उतनी ही है अच्छी है शायद जितनी आपकी अच्छी होगी, कि कैलकुलेटर से लेके सिर्फ कैलकुलेट करना है कि एक्सचेंज रेट क्या है। मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि जो 90s में 1 मिलियन दिरहम या 1 मिलियन डॉलर की जो वैल्यू थी, अगर उस समय उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती तो आज की तारीख में वो 100 करोड़ के आसपास की वर्थ करती। यहाँ पे फिर मैं कह रहा हूँ वर्थ, कैलकुलेशन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिंडिकेट की कहानी मैं कहूँगा। और साथ ही साथ इस कहानी पे इसकी जो पूरी रिसर्च है वो अविनाश ने की है, और अविनाश खुद साउथ इंडिया से है। तो बहुत सारी फैक्ट्स आपको आज इस कहानी में देखने भी मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स देखने मिलेंगी जो शायद कभी आपने देखी भी ना हो। मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका के LTTE ग्रुप की, जिसको बनाया था प्रभाकरन ने। और कहते हैं कि प्रभाकरन जो है इन्वॉल्व था राजीव गांधी की हत्या में। दूसरी तरफ इसमें अदनान खगोशी का भी एक रोल है, और चंद्रस्वामी का भी नाम आता है। जैन कमीशन के द्वारा कहा गया कि हमें इन लोगों से पूछताछ करनी है राजीव गांधी की हत्या के ऊपर। कहानी शुरू होती है 1950 से, जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने एक लॉ पास किया था, जिसमें ये था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ख़त्म कर दी जाएगी, और उसकी जगह जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिन्हाला जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी श्रीलंका की। और उसके बाद ये जो डिसीजन था, ये जो है एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू की तमिल्स में, खासकर एम्प्लॉयमेंट्स को लेके इन गवर्नमेंट सर्विसेज। और उसके बाद ये भी हुआ कि ये जो लॉ है ये डिस्क्रिमिनेट करता है तमिलियंस को, और डिस्क्रिमिनेशन होने लगा तो बहुत जगह जो हैं राइट्स होने लगे। और ये जो राइट्स थे, जो तमिलियंस के खिलाफ जो राइट्स थे, वो कहे जाते थे कि वो स्पॉन्सर्ड हैं। लेकिन 1983 आते आते जो LTTE ग्रुप थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो गया, और एक पावरफुल गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन बन गया। गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं जो कि आप इस तरीके से समझिए कि जो वियतनाम में अमेरिका के खिलाफ वॉर हुई थी, जिसको हम वियतनाम वॉर के नाम से जानते हैं, उसमें जो स्टाइल ऑफ वॉर था वो गुरिल्ला वॉर था। क्योंकि वियतनामीज लोगों ने एक टनल बना ली थी अपने, मतलब पूरे वियतनाम में एक छोटी छोटी टनल बना लेते थे और उसमें छुप जाते थे। और वो टनल जो होती थी वो इतनी भूल भुलैया वाली होती थी कि वो उसमें से कहाँ से निकलते थे और कहाँ वापस चले जाते थे कोई नहीं जान पाता था। मैं जब वियतनाम गया था अराउंड, क्योंकि मैं जब लाइफ ऑफ माफिया की सीरीज़ की रिसर्च कर रहा था, तो मैं बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ घूमा, जहाँ पे छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, रवि पुजारी और बंटी पांडे, बबलू श्रीवास्तव, ये लोग जहाँ जहाँ से ऑपरेट करते थे। तो मैंने साउथ ईस्ट एशिया में वो सारे कंट्रीज़ गया, और रिसर्च के पॉइंट से तो मैं वियतनाम भी गया था। तो मुझे वो वियतनाम में वो सौभाग्य मिला वो टनल्स देखने का, कि वो किस तरीके से वियतनाम वॉर में यूज़ करते थे गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गुरिल्ला वॉर।
तो उसी तरीके से जो LTTE है 1983 आते आते बहुत पावरफुल गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। और एलटीटी जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि एलटीटीई एक ऑर्गेनाइजेशन था बहुत सारे तमिल आर्म्ड ग्रुप्स को लेके। जैसे कि आप ये समझ लीजिए बहुत सारे अदर ग्रुप्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, ईसी और अल-कायदा। ये एक अलग संगठन है, लेकिन ये सब आर्म ग्रुप हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर जो माना गया वो अल-कायदा माना गया। वैसे ही तमिल आर्म्ड ग्रुप्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो 1950 के लॉ के बाद उभर के आए थे, और उसमें सबसे ताकतवर जो था वो एलटीटीई था। उसके अलावा एलटीटी के अलावा जो ग्रुप थे वो थे टेलो, प्लॉट, इरोज, ENDLF एंडलफ। तो एलटीटीई ने इन सब ग्रुप के लीडर्स को मरवा के उन सारे ग्रुप्स पे खुद का कब्जा कर लिया, और उनके जितने भी सैनिक थे जो कि उनके बहुत ही ट्रेंड सैनिक थे उनको अपने साथ मिला लिया। एलटीटीई जो है 1976 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और उनका जो गोल था, उनका जो एक आइडियोलॉजी थी कि हमें ये करना है, वो ये था कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर फाइट करनी है। इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट के ऊपर हम काम करेंगे, और वो जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट आइलैंड पे होगा। यानी कि जो जाफना एरिया रहा एलटीटीई का, वो एक जो एरिया रहा एक आइलैंड नॉर्थ ईस्ट में ये बसाना चाहते थे, जिसको ये पूरा इंडिपेंडेंट तमिलियन स्टेट चाहते थे कि तमिल्स के लिए हो खासकर, और वहाँ पे उनके हिसाब से सारा कुछ चले। जो नॉर्थ ईस्ट आइलैंड था वो तमिल डोमिनेंट भी था, तो इसी वजह से शायद प्रभाकरन को जो है बहुत कुछ सपोर्ट भी मिला। सपोर्ट भी वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो तमिलियंस थे उनसे मिला, क्योंकि बहुत सालों तक जो वायलेंस होता रहा, जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा तमिल माइनॉरिटी के लिए का वहाँ पे श्रीलंका में, उसका जो है ये एक तरीके से बदला लेना चाहते थे सिन्हाला, जो वहाँ की एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है। उसके बाद जो इन्होंने जो प्लान करना शुरू किया एलटीटी ने, वो इस तरीके से किया कि एलटीटी ने जो है टारगेट करने शुरू किए पुलिस ऑफिसर्स, मॉडरेट जो तमिल पॉलिटिशियंस हो गए, जो एक स्तर के पॉलिटिशियंस थे, और उसके बाद उन्होंने जो है और तमिल लोगों को टारगेट करना शुरू किया। फिर एलटीटीई को लगा कि हम थोड़े बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, तो उन्होंने श्रीलंकन आर्मी से भी पंगा लेना शुरू किया, बॉम्ब ब्लास्ट करने शुरू किए, और साथ ही साथ जो है इतने मजबूत हो गए थे ये श्रीलंकन के ये आई मीन एलटीटीई वाले कि इन्होंने श्रीलंकन आर्मी से भी पंगा लेना शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस को भी टारगेट किया और उनको ख़त्म भी किया। उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है इनका जो एसिनेशन रहा वो हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी रहे, जिसमें इन्होंने एक इस समय आप स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स भी देख रहे हैं कि जो सुसाइड बॉम्बर है वो राजीव गांधी से मिल रही है, और उसके बाद जो है राजीव गांधी का शव पड़ा हुआ है। तो एलटीटी का बहुत बड़ा एक तरीके से सिंडिकेट हो चुका था इंटरनेशनली भी और श्रीलंका में भी, कि उन्होंने राजीव गांधी को भी एसिनेट किया। जो एलटीटी वाले जो उनका जो कार्य प्रणाली थी काम करने की, वो इस प्रकार थी कि वो बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग पे बिलीव किया करते थे। सुसाइड बॉम्बिंग पे भी मैं आपको थोड़ा सा आगे और बताऊंगा। एक मैं आपको बताता हूँ कि जो एलटीटी की जो सुसाइड बॉम्बिंग का जो तरीका था वो आईईडी में बहुत ही एक्सपर्ट होते थे, प्लस लैंड माइंस में होते थे। जो आईईडी एक्सप्लोजिव होती है और उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते थे, और उसके बाद ये लैंडमाइंस बिछाने में भी बहुत माहिर थे। इस समय आप स्क्रीन पे एक फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, वो है एक हवाई जहाज का। ये वो हवाई जहाज है जो एलटीटीई यूज़ करती थी अपने सुसाइड मिशंस में। ये है कि पूरे हवाई जहाज में ये बॉम्ब लेके, आईईडी लेके और
मतलब कि एक तरीके से जो सुसाइड बॉम्बर होता था वो इसको फ्लाई करता था, और उसके बाद ये जहाँ पे इनको गिरना होता था, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर श्रीलंकन आर्मी हो, उसके ऊपर ये जाके जो है हवाई जहाज गिरा देते थे पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा इलाके में वो सुसाइड बॉम्बिंग हो जाती थी। तो ये फोटोग्राफ्स जो है कि वो सुसाइड बॉम्बर प्लेन तैयार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो उसके जो अवशेष हैं सुसाइड बॉम्बर प्लेन के, वो आप फोटो में देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि शायद आप लोगों ने ये वाले फोटोग्राफ्स कभी देखे होंगे। दूसरी तरफ एक और मैं आपको बताता हूँ कि जब श्रीलंका में एलटीटी ने वॉर शुरू कर दी थी समवेयर लेट 80s में, तो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किए थे तमिलियन मिलिटेंट ग्रुप को। और ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में श्रीलंका को पाकिस्तान ने यूज़ किया था एक तरीके से। अब कैसे कि श्रीलंका को जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स यूज़ करता था अपने जेट्स के लिए रिफ्यूल करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ इंडो पाकिस्तान वॉर की, जब बांग्लादेश बना था तब बांग्लादेश नहीं था, उसको ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था। जो इंडिया में आता था वो वेस्ट बंगाल कहा गया। तो जो 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो पाकिस्तान को एक ईस्ट बंगाल मिला था, जिसको इंडो 1970s के आसपास जब वॉर हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करा दिया था हिंदुस्तानी आर्मी ने, और ईस्ट बांग्लादेश बन गया था बांग्लादेश। तो उस समय जब वॉर चल रही थी तो ये डायरेक्ट फ्लाई नहीं कर सकते थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो प्लेन्स थे बांग्लादेश जाने के लिए। तो ये क्या करते थे कि कराची से उड़े या लाहौर से उड़े या पेशावर से उड़े, कहीं से भी उड़ते थे, तो ये पूरा अरेबियन सी पार करते हुए श्रीलंका आते थे। और श्रीलंका में जो है जेट को वापस फ्यूल चाहिए होता था, तो श्रीलंका में ये जेट को रिफ्यूल करते थे, और वहाँ से फिर ये बांग्लादेश के लिए निकला करते थे, यानी कि ईस्ट बंगाल के लिए। तो ये जो है पूरी तरीके से श्रीलंका को भी इंडो पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने यूज़ किया, और आज की तारीख में तो सब जानते हैं कि चाइना यूज़ कर रहा है। तो इसी कहानी में आगे भी मैं बताऊंगा कि चाइना ने कैसे श्रीलंका को यूज़ किया। दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि जब ये चीज़ हुई कि पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, तो कहते हैं कि मैं अगर नाम लूँगा यहाँ पे किसी भी पॉलिटिशियन का, तो कल को मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी वो दे देंगे, और प्लस एक शो कॉज नोटिस भी दे देंगे। तो मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता किसी पॉलिटिशियन का। तो उस समय जो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट थी, उस समय जो रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने जो है तमिलियन मिलिटेंट्स ग्रुप को फिनेंशियली और काफ़ी कुछ हथियारों के साथ पैसे वैसे भी दिए, हथियार दिए, कि जिससे जो ये रिफ्यूलिंग हो रही है और अंदर ही अंदर एक लड़ाई चले, तो जो पाकिस्तान को जो एक सपोर्ट मिल रहा है श्रीलंका से वो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एलटीटीई जो है हिंदुस्तान के नज़दीक आया। और इसमें जो है कहते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी RAW, उनका बहुत हाथ था कि आर्म्स देने में, ट्रेनिंग देने में, मॉनेटरी मतलब पैसे के सपोर्ट देने में। और उसमें साथ साथ जो है 6 तमिलियन ग्रुप को ये लोग सपोर्ट करते थे, इंक्लूडिंग LTTE। और उसी बीच में लेट्स से अबाउट 1976 टू 1987 के बीच में अराउंड 32 कैंप सेटअप हुए, जिसमें कि 495 LTTE के लोगों को ट्रेनिंग दी गई उन ग्रुप्स में। और फर्स्ट ग्रुप जो था, एक हिंदुस्तान में एक जगह है चक्राता, वहाँ पे कहते हैं कि ट्रेनिंग दी गई थी। और उसके बाद LTT का जो इंटेलिजेंस चीफ था पोट्टू अमान, ट्रेंड हुआ किसी हिमाचल के किसी एरिया में। और कहते हैं कि प्रभाकरन भी विज़िट किया था हिंदुस्तान अपने LTT सोल्जर्स के साथ हिंदुस्तान में, और उसने भी तमिलनाडु में ट्रेनिंग ली थी। एक फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ है। इसमें राजीव गांधी और LTTE का चीफ प्रभाकरन बैठ के कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। अब ये पता नहीं है, मुझे नहीं पता है ये एग्जैक्ट डेट कब की है। ये राजीव गांधी
मतलब कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद की है या पहले की है, और ये कब की है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि एलटीटीई जो है का प्रभाकरण कभी हिंदुस्तान आया था, या तो तब आया था जब पीस वॉर, जब इन्होंने पीस के लिए ट्रीटी साइन करनी थी तब की ये फ़ोटो है, या ये कब की है ये मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हाँ ये फ़ोटोग्राफ इस तरह की एक फ़ोटोग्राफ जो इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं राजीव गांधी और प्रभाकरण की, जो कि एलटीटीई का चीफ है। उसके बाद 1984 में एलटीटीई ने एक फॉर्मली ज्वाइन किया कॉमन मिलिटेंट फ्रंट, जिसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे और ग्रुप्स थे, वो फॉर्म हुए थे। वो थे ENLF, टेलो, इरोज, प्लॉटी, ये जितने भी ग्रुप थे इन्होंने एक अलायंस बनाया था जिसको कॉमन मिलिटेंट फ्रंट के नाम से यानी कि CMF के नाम से जाना गया। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन का मिलके इन्होंने एक टोटल अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। इसके बाद भी जब ये ग्रुप बन गया CMF, कॉमन मिलिटेंट फ्रंट, तो उसके बाद भी जो है इनमें आपस में ही फूट पड़ी इन मिलिटेंट तमिल मिलिटेंट ग्रुप में, क्योंकि जो है टेलो जो है एक जो ग्रुप था उसने कोशिश की थी, उसने परस्यू किया था कि जो है पीस टॉक होनी चाहिए बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल के जो सेपरेटिस्ट हैं उनके बीच में। तो इस चक्कर में जो है एलटीटीई उस ग्रुप से CMF से अलग हो गए। उसके बाद जो है अपना इन्होंने खुद की एंगेजिंग शुरू कर दी और एक तरीके से वॉर शुरू कर दी। जो दूसरे मिलिटेंट ग्रुप थे जिनके साथ मिलके इन्होंने एक ग्रुप जो बनाया था उसमें जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे उसमें मिलके उनके खिलाफ ही इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और उनको टारगेट करने लगे। लेकिन एलटीटीई जो है इन सबको जब विरोध किया, इन सब ग्रुप को ख़त्म कर दिया, और जैसा मैंने पहले ही बताया कि टेक ओवर कर लिया था, और उसने पूरे 20 मिलिटेंट ग्रुप को दोबारा से टेक ओवर किया और उनको सरेंडर करा के एलटीटीई में मर्ज करा लिया। और उसके बाद जो है ये जो तमिल मिलिटेंट्स थे इनको जो है ट्रेंड किया गया और प्रोटेक्ट करने का ये किया कि हम तमिल की जो सिविलियंस हैं उनको हम बचाएंगे श्रीलंका की आर्मी से, श्रीलंका की फोर्सेस से। और उनको कहते हैं कि कुछ को ट्रेनिंग दी गई थी श्रीलंका के बाहर, हिंदुस्तान में और जगह में। इसमें एक और है कि जो एलटीटी का ग्रुप था, जैसा मैं बताया कि इसमें सुसाइड बॉम्बर्स थे, तो एलटीटी में जो थे जैसे सेना में होते हैं राजपूताना रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट, इसी तरीके से एलटीटी में भी रेजिमेंट्स बनी हुई थी। उसमें जो सबसे फेमस रेजिमेंट थी वो थी ब्लैक टाइगर्स। ब्लैक टाइगर्स का काम होता था सुसाइड अटैक करने का, और एक थी इनकी वुमेन मिलिट्री जो जिसमें सिर्फ महिलाएं ही होती थीं। इस समय आप स्क्रीन पे फोटोग्राफ भी देख रहे हैं कि ये वो मिलिट्री थी जो एलटीटीई की थी। दूसरी थी उनकी सी टाइगर्स, यानी कि नेवी, उनके पास अपने खुद के जहाज़ थे और जो कि सी में आर्मी को या मतलब सी के रास्ते से जिस तरीके से इन्हें वॉर करनी थी तो उसके लिए सी टाइगर्स थे। एयर टाइगर्स, इनकी खुद की अपनी एयरफोर्स थी। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स आपको स्टार्टिंग में भी दिखाए थे, अब आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि इनके पास अपनी खुद की एयरफोर्स थी जिसको ये एयर टाइगर्स कहते थे। और मज़ेदार बात आपको इसमें एक और फैक्ट मैं बताता हूँ, वो एक इसमें जो थे एक और टीम थी जिसको कहते थे साइबर टाइगर्स। इस साइबर टाइगर्स का काम होता था साइबर अटैक करना, कि हैक कर लिया सर्वर गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट का, और वहाँ से इन्होंने जो है डिटेल्स ले ली या उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा इनका एक और ग्रुप होता था इंटेलिजेंस ग्रुप, जिसका काम होता था कि जैसे कि इंटेलिजेंस ग्रुप IB काम करता है वैसे ही इनका इंटेलिजेंस ग्रुप भी काम करता था। और वो दुनिया भर में बहुत सारी जगह इनके एजेंट्स फैले हुए थे जो कि डिटेल्स निकालते थे सरकार से या लोगों से या किसी भी प्रकार से, वो इनको दिया जाता था। वो डिटेल्स जो है वापस जो है इनका इंटेलिजेंस ग्रुप जो है प्रभाकरण को भेजा करता था। तो आप सोचिए कि LTTE कितना बड़ा
एक तरीके से कहें आतंकी संगठन हो गया था, जिसके पास अपनी नेवी थी, अपने एयरफोर्स थी, अपना इंटेलिजेंस ग्रुप था। और इसी ग्रुप की वजह से, इसी वजह से शायद जब इतना बड़ा ग्रुप होने की वजह से, इसी वजह से शायद हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर सके। मैं दूसरी तरफ एक और बात कहता हूँ कि एलटीटी ने अपने फ़ायदे के लिए ये किसी भी हद तक चले गए। हद तक मतलब कि इन्होंने जो है बच्चों को भी जो है अपने यहाँ रिक्रूट करना शुरू किया और उनको जो है एक तरीके से सोल्जर बनाने की कोशिश की, सुसाइड बॉम्बर्स बनाने की कोशिश की। एक फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, जिसमें एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है और उसके बहुत सारे गोलियों के निशान हैं। ये एक एलटीटी का सैनिक था जिसको इन्होंने भर्ती किया था, और वो एक जब आर्मी से दो दो हाथ हुए उसमें इस बच्चे को गोली लगी थी। तो आप सोचिए कि एलटीटीई ने अपने फ़ायदे के लिए, कहने को तो एलटीटीई शुरू हुआ कि हम तमिल्स के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट बचाएंगे, उनको एक सही जगह देंगे, लेकिन ये एक तरीके से आतंकी समूह बन गया। और उसके बाद जो है इन्होंने बच्चों तक को भर्ती करके उनका माइंड वॉश करके उनको भी एक तरीके से आतंकवादी बना दिया, और वो बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र थी वो गोली खा के मर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता, इनिशियली जब एलटीटी शुरू हुआ था तो उस समय इन्होंने जो शुरुआत की थी वो की थी एक तरीके से बैंक लूटा करते थे, पुलिस स्टेशन लूट लेते थे, क्योंकि उस समय इनको फंड्स की ज़रूरत होती थी, और फंड्स के लिए इनको हथियार खरीदने हैं, फंड से उनको अपने सोल्जर्स की पेमेंट देनी है। तब तक इनके पास विदेशी फंड्स नहीं आए थे, विदेशी सपोर्ट नहीं आया था। तो इनिशियली स्टार्टिंग में इन्होंने बैंक लूटे, वहाँ के थाने लूट लिए, थानों में से हथियार और गोलियां लूट के ले आए। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। अब जब उनके पास पैसा आया तो इन्होंने वाइजली इन्वेस्ट भी किया, कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में और मनी मार्केट में, फिर हवाला में, और दुनिया भर में बहुत सारे बिजनेसेस में एलटीटी ने इन्वेस्ट किया अपने फ्रंट वाइट बिजनेसेस के थ्रू। बहुत से लोगों के साथ जुड़ के इन्होंने वाइट कॉलर बिजनेस शुरू किए, और उससे जो पैसा आता था उससे इनको अपनी आर्मी और अपने ऑपरेशन फंड करने का मौका मिलता था। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि एलटीटीई जो था वो शिपिंग ऑपरेशंस के साथ साथ स्मगलिंग करता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था, और जो रॉबरी भी करता था, एक्सटॉर्शन करता था, फोर्जरी करता था, और प्लस इंटरनेशनल आर्म डीलिंग भी करता था। दूसरी तरफ एलटीटी को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ट्रेन किया था। दूसरे देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज रही उन्होंने काफ़ी ट्रेन किया था, क्योंकि दूसरे कंट्री में अनरेस्ट हो तो बहुत सारे कंट्रीज़ को फ़ायदा मिलता है। ये एक पॉलिसी रही है। अब पाकिस्तान की भी ये पॉलिसी है कि हम हिंदुस्तान में कश्मीर को अनरेस्ट करते रहें तो हमें इंटरनेशनली बहुत फंडिंग मिलती रहेगी। तो इसी तरीके से श्रीलंका में भी एलटीटी को बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने, विदेशी कंट्रीज़ ने, उनको देशों ने सपोर्ट किया, फंड किया, और उनका जो स्टाइल था एलटीटी का, जैसे मैंने पहले बताया, वो गुरीला स्टाइल का अटैक था, और बहुत ही स्केल पे ये वर्क करते थे। और उसके बाद जो है इन्होंने जो है वॉर भी छेड़ी थी एलटीटी ने पूरे स्केल पे। जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी, जो कि राजीव गांधी ने, मैं जहाँ तक सही हूँ, राजीव गांधी ने श्रीलंका भेजी थी, क्योंकि ये तमिल्स के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी आर्मी में। तो उस समय जो है राजीव गांधी ने आईपीकेएफ यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका। तो उस समय एलटीटीई ने भी बिटवीन 1987 टू 1989 के बीच में इंडियन आर्मी को भी टारगेट किया था, और श्रीलंकन आर्मी को भी टारगेट किया था 2009 तक। जब तक 2009 में तो एलटीटी का खात्मा हो गया था। तो आईपीकेएफ यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो थी, उससे तो 2 साल तक इंडियन फोर्स वहाँ रही थी। तो उस समय इन्होंने इंडियन फोर्सेस को टारगेट किया, और 2009 तक ये श्रीलंकन फोर्सेस से हमेशा
लड़ते रहे। अब बात करते हैं एलटीटी के चीफ की। एलटीटी का जो चीफ था वो आपका कहते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेटजी की बैकग्राउंड कह लीजिए या बहुत दिमागी वाला व्यक्ति कह लीजिए, जो कि कहा जाता है कि मिलिट्री स्ट्रेटजी में आज तक इतना बड़ा स्ट्रेटजी प्लान करने वाला पूरी सेंचुरी में कोई नहीं हुआ है। और उसके दुश्मन भी उसकी स्ट्रेटजी की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी उसकी, उसको बड़ा प्रेज भी करते थे, भले ही दुश्मन है, लेकिन जो उसकी एक काबिल तारीफ़ थी, दुश्मन भी उसकी तारीफ़ करता था। और साथ ही साथ बहुत सारे, इसी वजह से बहुत सारे प्रभाकरण के फॉलोअर्स भी बन गए। दूसरी तरफ प्रभाकरण को कहा जाता है कि वो बहुत डिटर्मिनेशन में रहता था, डिसिप्लिन रहता था, हर चीज़ को वो एक बहुत जागरूकता से करना चाहता था। और 15 साल की उम्र में उसने शायद इस दुनिया में कदम रखा, इस विद्रोह वाली दुनिया में कदम रखा, क्योंकि कहते हैं कि उसने जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में जोड़ा वो लोग थे जो भूखे थे, जो अकेले रहते थे। और उनके पास जो लोकल क्रिमिनल्स होते थे, जो कि कुछ करना चाहते थे, उनकी टीम लेके स्टार्टिंग में 70s में उसने बनाया एलटीटीई। और उसके बाद 1980s में एलटीटीई ने एक छोटा 200 सीसी का, 200 सीसी ये समझ लीजिए कि मोटरसाइकिल की जो शायद 200 सीसी की मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है, उतने सीसी का एक छोटा एयरक्राफ्ट इन्होंने खुद डिज़ाइन किया, जो काम करता था श्रीलंकन आर्मी या श्रीलंकन का की जो डिफेंस बिल्डिंग थी उस पर बॉम्बिंग करने का। और इसी आइडिया को जो है कहते हैं कि अल कायदा ने अडेप्ट किया इन अराउंड 2000 में, कि जो हाईजैक प्लेन थे, जो WTC टावर्स यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुए थे हवाई जहाज़ से, वो आइडिया जो है कहते हैं कि अल कायदा ने LTTE से कॉपी किया था। 1983 में चलते हैं। 1983 में एक एम्बुश हुआ था, वो बहुत ही खतरनाक एम्बुश था। और उसमें कहते हैं कि LTTE ने 13 श्रीलंका के जवानों को, श्रीलंका की आर्मी के जवानों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, मतलब कि बहुत बुरी तरह विभत्स तरीके से उनको ख़त्म कर दिया था। और इससे जो है कि इस कांड के बाद जो टेंशन थी, जो वायलेंस था, वो बहुत ही बढ़ गया। उसके बाद जो है जब ये वायलेंस और टेंशन बढ़ी तो कोलंबो में राइट्स होते हैं और बहुत सारे मर्डर होते हैं कोलंबो में। जैसे कि ये समझ लीजिए कहीं कोई बलवा होता है तो दो कम्युनिटीज़ आपस में विवाद करने आ जाती हैं, तो बहुत विवाद बढ़ जाता है, हत्याएं होने लगती हैं। ऐसा ही हुआ था। तो इसमें जो है बहुत सारे तमिलियंस मरे थे। और ये वो टाइम है जब एलटीटी जो है बहुत ही लार्ज नंबर में, ह्यूज नंबर में बढ़ना शुरू हुआ था और उसने अपनी एक खुद की आर्मी भी तैयारी कर ली थी। और उस समय को ये जो चीज़ है, उस समय जुलाई की बात है, ये जब हुआ था 83 में, आई थिंक जुलाई था। तो उस समय इसको कहा गया है कि ये ब्लैक जुलाई है और इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द श्रीलंकन सिविल वॉर। तो ये जो ब्लैक जुलाई है, ये जो था श्रीलंका में सिविल वॉर की शुरुआत का समय था। इसी बीच में जो प्रभाकरण था उसने अपने बहुत सारे देशों में दोस्त बना लिए थे, कुछ एजेंसीज़ के, कुछ पॉलिटिशियंस के। तो उसने उसको इस्तेमाल किया आर्म्स के लिए, कि उसने आर्म्स इकट्ठे करने शुरू किए और स्मगलिंग में आके आर्म्स को लेके आया और अपनी आर्मी को देता था। और बहुत सारे सोफेस्टिकेटेड आर्म्स जो हैं उसने एक्वायर किए थे उस टाइम में। दूसरी तरफ 1987 में इंडिया ने हेल्प के लिए बोला श्रीलंका को कि हम IPKF भेजेंगे, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, जो कि श्रीलंका ने एक्सेप्ट की, क्योंकि श्रीलंका में उस समय इलेक्शन होने थे। तो इलेक्शन जो है पीसफुली निपटाने थे और पीसफुली निपटाने के लिए इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो रेबल ग्रुप थे, जो तमिलियन ग्रुप्स थे, वो कहीं बूथ कैप्चरिंग ना कर लें और वोटिंग ना होने दे, तो बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता था। तो इंडिया ने जो है अपनी तरफ से
एक हेल्प के लिए बोला कि हम तुम्हारी एक हेल्प करेंगे, हम अपनी तरफ से एक आर्मी भेजेंगे जिसका नाम होगा IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और ये जो है आपके इलेक्शन सही से कराएगी। और ये बात जब प्रभाकरण को पता चली कि इंडिया जो है IPKF भेज रहा है, तो वो बहुत ही, एक कहते हैं कि ज़िद्दी स्वभाव का था। उसने ये कह दिया कि हम जो हैं इंडिया की IPKF से फोर्स से जो है हम अपने लड़ाई लेंगे और उनको हम यहाँ से बाहर खदेड़ देंगे। और ये जो वॉर है जो इंडियन IPKF के साथ थी, हमारी आर्मी के साथ, ये कम से कम दो से मतलब कि 1987 टू 1989 तक चली, यानी कि 3 साल, 87, 88, 89। तो 3 साल तक ये वॉर चली। और इसमें जो है बहुत सारे लालछन, मैं कहूँगा लालछन लगाए गए इंडियन आर्मी के ऊपर कि वहाँ पे जो है कि उन्होंने रेप किया, टॉर्चर किया, मर्डर किया तमिल सिविलियंस का। और ये चीज़ें जो हैं, ये LTTE जो है, ये लालछन जो है IPKF पे लगाता था, जिससे कि वहाँ के जो तमिलियंस हैं वो उसकी तरफ, प्रभाकरण की तरफ झुक जाएं और रुझान उनकी तरफ आ जाए और वो उसकी आर्मी ज्वाइन कर लें और उसको जो है एक तरीके से मैन पावर मिलती रहे। कोई दुनिया की कोई भी आर्मी कभी भी जो है रेप नहीं करती है, वो लड़ाई करती है, वो सरकार के ऑर्डर मानती है कि हमें ये काम करना है, हमारा ये मिशन है, लेकिन वो रेप नहीं करती है। लेकिन आप किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहें तो LTTE ने सामने तमिलियंस को ब्लैकमेल करने का तरीका ये निकाला कि ये कह दो कि इन्होंने रेप किया है। दूसरी तरफ 89 के आसपास जो है राजीव गांधी इंडिया में इलेक्शन हार गए। जब राजीव गांधी इलेक्शन हार गए तो जो है इंडिया पीस कीपिंग फोर्स जो थी वो वहाँ से वापस आ गई हिंदुस्तान, क्योंकि ये जो निर्णय था वो राजीव गांधी का था भेजने का। और जब राजीव गांधी ही सरकार में नहीं रहे तो उनको वापस बुला लिया गया उस फोर्स को। इसके बाद जो है प्रभाकरण जो है वो तैयारी करता है कि राजीव गांधी ने फोर्स भेजी थी यहाँ पे, अब मैं राजीव गांधी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल इस तरीके से ख़त्म करूँगा कि नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसको इस बात का भी डर था प्रभाकरण को कि अगले इलेक्शन में जो 90s में इलेक्शन होगा, जो आने वाले कुछ साल में दोबारा जो इलेक्शन होगा, उसमें जो है अगर राजीव गांधी वापस पावर में आ गया तो वो फिर से श्रीलंका में फोर्स भेज देगा, जो कि उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, यानी कि प्रभाकरण के लिए नुकसानदायक होगा। जो मैं फिर से वापस IPKF पे चलते हैं, जो कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी। उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो लोकल तमिलियन सिविलियंस हैं उनको बचाया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो तमिलियन मिलिटेंट्स हैं, ये अगर ये सरेंडर भी करेंगे और नहीं भी करते हैं तो तमिलियंस जो सिविलियंस हैं उनके लिए खतरा बन सकते हैं। तो इंडियन की IPKF का ये था कि जितने भी तमिलियन मिलिटेंट्स हैं उनको सरेंडर कराया जाए नॉर्थ में, जो कि नॉर्थ श्रीलंका था, आई थिंक जाफना, जो मैंने पहले भी बताया था, जाफना जो एरिया था, कि उनको सरेंडर कराया जाए, उनके आर्म्स सरेंडर कराए जाएं। लेकिन LTTE जो है इसके ऊपर बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि तमिलियंस जो हैं सरेंडर करें या LTTE के कोई भी तमिलियन मिलिटेंट सरेंडर करे। अब प्रभाकरण जो LTTE का हेड था वो अच्छे से जानता था कि अगर एक बार जो है ये लोग सरेंडर कर देते हैं तो जो श्रीलंका गवर्नमेंट है वो इनके पीछे पड़ जाएगी और इनको ढूंढ ढूंढ के सजा देगी और ढूंढ ढूंढ के मारेगी। तो इसी बीच में बहुत सारी शांति वार्ता भी हुई, जहाँ तक मुझे याद है 90s में समवेयर बहुत इंटरनेशनल लोग भी आए थे जो कि प्रभाकरण को समझाना चाहते थे, लेकिन प्रभाकरण किसी भी तरीके से समझना नहीं चाहता था और वो इस डिसीज़न को हमेशा डिले करता रहता था। लेकिन इसी बीच में एक अनफॉर्चुनेट हुआ कि जो कि LTTE है, यानी प्रभाकरण का जो ग्रुप था वो वहाँ के लोकल सिविलियंस को, यानी कि तमिल सिविलियंस को भी टारगेट करने लगा अपने मकसद के लिए। अपने किसी भी मकसद को जीतने के लिए उन्हें तमिल सिविलियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया।
और इंडिया हमेशा श्रीलंका की हेल्प करना ही चाहता था। दूसरी तरफ एक चीज़ है कि राजीव गांधी ने बहुत कुछ पर्सनली भी परस्यू किया था कि भाई ये सरेंडर कर दें, और कहते हैं कि कुछ लोगों को से वो मिले भी थे। एक फ़ोटो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया जिसमें प्रभाकरन बैठा हुआ है, तो शायद ये उसी टाइम का है जब बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप से राजीव गांधी मिले थे और उनको समझाने का प्रयास किया था कि भाई तुम ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो और सही से रास्ते पे चलो, सरेंडर कर दो। लेकिन प्रभाकरन जो है शुरू से ही ये चाहता था कि एक नया राज्य बना रहे। लेकिन जो प्रभाकरन एलटीटी का जो चीफ था वो ये नहीं चाहता था कि वो सरेंडर करे, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस था। वो ये चाहता था कि एक सेपरेट नेशन मिले इन तमिल्स को, जो कि हमारा जो एक तमिलियंस हैं उनको एक सेपरेट नेशन मिले, मतलब श्रीलंका के दो हिस्से हो जाए। जो नॉर्थ का साइड है, जो जाफना एरिया वाला है, जो हमारे तमिलनाडु के पास से बहुत नज़दीक है, वो वो एरिया जो है एक नया स्टेट बन जाए और एक नया, मतलब कि एक नया देश बन जाए और उस देश का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये उसकी सोच थी, इस वजह से उसने कभी सरेंडर नहीं किया। अब आते हैं डाउनफॉल के ऊपर कि डाउनफॉल कैसे स्टार्ट होता है एलटीटी का 2000 में। एलटीटी जो है एक तरीके से देखा जाए कि चाइना और इंडिया के बीच की जो राइवलरी थी ओशियन की, उसमें जो है बहुत बड़ा अड़ंगा भी एलटीटी ही था। और चाइना जो है अपने आप को बहुत बढ़ा रहा था, लेकिन वो ये जानता था कि जब तक एलटीटीई वहाँ पे है श्रीलंका में, वो अपने आप को चाइना जो है इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। एक्सपेंड किया इंडियन ओशियन में, यानी कि इंडियन सी में। मालदीव्स हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया। यहाँ पे बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं और उन्होंने अपने बेसिस बनाए हुए हैं, और वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन कंट्रीज़ में किया है। और उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स, अपने शिप्स के लिए उन्होंने पोर्ट्स बनाए हैं कि कल को अगर इंडिया को चारों तरफ से घेरना हो तो हमारे पास मालदीव है, म्यांमार है, थाईलैंड है और बांग्लादेश है। तो इसमें ये श्रीलंका को भी कैप्चर करना चाहते थे कि जिससे जो है हम बिल्कुल नज़दीक इंडिया के हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया भी ये बात समझता था कि अगर हमें चाइना जो है चारों तरफ से घेर रहा है, तो हमें जो है इस चीज़ से बचने के लिए जो है हमें श्रीलंका में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, अपने कुछ पोर्ट्स वहाँ बनाने पड़ेंगे। तो और इंडिया भी अच्छे से जानता था कि एलटीटी ये होने नहीं देगा, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता था तब तक कि जब तक वहाँ पे चाइना में श्रीलंका में सिविल वॉर ख़त्म ना हो जाए, और उसके लिए जो है एलटीटी का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो जो नॉर्थ ईस्ट एरिया श्रीलंका का रहा वो, और चाइना ये अच्छे से जानता था कि वहाँ पे एलटीटी की प्रेजेंस है और हम जो हैं ऑयल ड्रिलिंग नहीं कर सकते हैं, जो कि चाइना वहाँ पे चाहता था। चाइनीज़ फर्म जो चाहती थी वहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग करना चाहती थी, लेकिन चाइना एलटीटी ये चीज़ें नहीं होना चाहता था। दूसरी तरफ बहुत सारा ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन होने के बाद यूएस ने और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने जो है मिलिट्री फंडिंग श्रीलंका को रोक दी इन मिड 2000, यानी कि 2004 या 5 के आसपास। और उस समय जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया मास्टर प्लान गेम खेला। वो ये खेला कि वो श्रीलंका को रेस्क्यू करने के लिए एक तरीके से उसने दिखाया कि अगर आपको फंडिंग नहीं मिल रही है तो मैं जो हूँ आपको फंड देने को तैयार हूँ। और फाइनेंशियली प्लस मिलिट्री जो है फंड्स जो है चाइना ने श्रीलंका को दिए, और यहाँ तक कि चाइना ने श्रीलंका को F-7 फाइटर प्लेन्स जो हैं वो श्रीलंका को गिफ्ट किए, और एनकरेज किया पाकिस्तान को कि तुम जो है श्रीलंका के जो फाइटर पायलट्स हैं उनको F-7 के लिए ट्रेन करो, और साथ ही साथ उनको और मिलिट्री ट्रेनिंग भी दो। चाइना ने डायरेक्टली जो है श्रीलंका को हेल्प किया, जिससे कि वो तमिल टाइगर्स यानी कि एलटीटी को ख़त्म कर सके और उनके ऊपर प्रेशर बना सके। और चाइना के पास अपनी वीटो पावर है, हमेशा वीटो पावर यूज़ करता है, तो उसने श्रीलंका को भी डिफेंड किया यूएन में। और इसके बाद जो है श्रीलंका आर्मी ने और विद द हेल्प ऑफ
क्या कहते हैं चाइना की मदद से इसने जो है जो एरिया था एलटीटी का गढ़, उसमें जो है इन्होंने बहुत ही विविध तरीके से एलटीटी के जो सैनिक थे उनको ख़त्म किया, कुछ उसमें तमिल सिविलियंस मरे। और चाइना ने ऑलरेडी जो है श्रीलंका को $1 बिलियन का लोन दिया था। और श्रीलंका ये जानता था और चाइना भी ये अच्छे से समझता था कि श्रीलंका इतना बड़ा लोन हमें कभी रीपे नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है श्रीलंका का जो है इन्होंने एक तरीके से कहते हैं ना कान उमेटना, कि उनको एक कान मतलब कि एक हाथ से पैसा दिया, एक हाथ से उसके कान उमेट के उसको इस्तेमाल किया श्रीलंकन गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ जो है एक एक पोर्ट है हैम्बनटोटा, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है, तो कई बार लोकल नेम्स में प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। तो एक पोर्ट है जो कि 99 ईयर्स की लीज के लिए चाइना को श्रीलंका ने दे दिया। और ये बात सच है कि श्रीलंका जो है बिना चाइना की मदद से एलटीटीई को कभी भी डिफीट नहीं कर पाता या कभी भी उसको हरा नहीं पाता, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एलटीटीई के पास अपना खुद का आर्मी थी, नेवी थी, इंटेलिजेंस थी, साइबर वाले थे। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। और दूसरी तरफ चाइना ने इस्तेमाल किया, एक तरफ उसको पैसा दिया, एक तरफ वीटो पावर से यूएन में बचाया, और दूसरी तरफ उसका 99 ईयर्स के लिए एक पोर्ट ले लिया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, और इंडिया को भी उस पोर्ट से चाइना ने घेर लिया। तो ये थी वो कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी रिसर्च हमारे टीम मेंबर अविनाश ने की, वो खुद साउथ से हैं और खुद तमिल आंध्र प्रदेश के हैं। और दूसरी तरफ इसमें हमने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, हम बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स आपको वो दिखाए जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन से नहीं है। तो अगर ये वीडियो कुछ टाइम बाद टेक डाउन हो जाए तो बात दूसरी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी ऐप लेके आएँ। तो अगर कोई हमारा ऐप डेवलपर हमारा सब्सक्राइबर है या किसी सब्सक्राइबर का फ्रेंड ऐप डेवलपर है तो हमसे संपर्क जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विराम।